नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट की विशेष पेशकश पी फॉर पॉलिटिक्स। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और राजनीतिक हलचलों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आज पी फॉर पॉलिटिक्स में हम आपको मिलवाने वाले हैं वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए प्रबल प्रत्याशी सुनील कुमार जैन जी से। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। आपका धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुनील जी, मन में कैसे विचार आया और राजनीति में आपने कब से दखल देना शुरू किया? मतलब इस पूरे राजनीतिक सफ़र की अगर हम बात करें तो कब से ये सफ़र आपका शुरू हुआ? राजनीतिक सफ़र तो एक लंबे समय से चल रहा था और चूँकि समय कम था, कम दे पाते थे, इसीलिए कम समय हमने रहा। पर अभी पिछले 5 वर्षों से देखें तो फुल टाइमर हम राजनीति में कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 वर्ष में चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वो राजनीतिक गतिविधि हो, चाहे वो संगठन की जिम्मेदारियां हों, हमने हर जगह अपना सक्रिय भूमिका 5 वर्षों से लगातार पार्टी के लिए दी है। जी, किन किन पदों पर आप रह चुके हैं? चाहे संगठन की बात करें या भाजपा की बात करें, तो किन किन पदों पर आप रहकर अपनी पार्टी को मजबूत कर पाए हैं? देखिए, पूर्व में तो हमको जिला कार्य समिति में मंडल स्तर पे पद मिलते थे, पर अभी वर्तमान में मैं ज़िले में महामंत्री हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे से, क्योंकि जिन समाजों को अल्पसंख्यक में आते हैं उसमें मुझे एक बड़ा दायित्व दिया गया और इस दायित्व को लेकर मैं आज अपने विधानसभा की बात करूँ, आसपास की बात करूँ, तो अभी हमें अच्छा काम करने मिल रहा है। तो अभी जिला महामंत्री के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। जी, राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो आप वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या कुछ मजबूत रणनीति है आपके पास जो आला कमान है वो आपके नाम का चयन जिस आधार पर करेगी, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे यहाँ जो चयन होता है वो योग्यता के अनुसार होता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो संगठन सर्वोपरि माना जाता है और कैडर बेस है। जो व्यक्ति काम करेगा, जिस व्यक्ति में काम करने की योग्यता होगी और जिस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होगी, तो संगठन निश्चित उसको अपने हिसाब से जिम्मेदारी देगा। तो विधानसभा चुनाव चूँकि अभी आगामी होने वाले हैं और हम सक्रिय दिख रहे हैं, इसीलिए उस प्रत्याशियों की सूची में शायद हम आ रहे हैं। पर हमारा उद्देश्य ये है, संगठन जो जिम्मेदारी देगा, जैसी जिम्मेदारी देगा, हम उसको निभाएंगे। हमने अपनी दावेदारी करने का भी कोई ऐसा मन नहीं किया है, पर क्षेत्र में सक्रिय हैं और ये आपका आभार है कि आप कम से कम हमें उस सूची में मान रहे हैं जहां हम होने चाहिए। तो इसलिए हमने ना दावेदारी नहीं की है, पर भविष्य में कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको निर्वहन करेंगे, ऐसा मन हमने बना लिया है। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, तो क्या कुछ आपके एजेंडे में होगा, क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा कि किस तरह के विकास कार्य आप चाहते हैं कि वारासिवनी में होने चाहिए? ये ज़िले की संस्कार धानी है और वारासिवनी अपनी एक अलग राजनीतिक, अपनी एक सामाजिक और अपनी एक धर्म नगरी के रूप में पूरे ज़िले में विख्यात है। पर ओवरऑल यदि हम देखें तो आज हम उस स्थान पर नहीं हैं जहां वास्तव में हमें होना चाहिए था। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, सफाई के क्षेत्र में देखें, विकास के क्षेत्रों में हम देखें तो अभी भी हम उन मानकों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जहां वास्तव में हमें इस ज़िले की संस्कारधानी के रूप में होना चाहिए था। हमारे पास आज क्या है? राइस उद्योग को यदि हम छोड़ दें तो हमारे पास क्या है? ज़िले का सबसे पुराना लॉ कॉलेज हमारे यहाँ था, जैसे तैसे चल रहा है। ज़िले का सबसे पुराना कॉलेज हमारे यहाँ है, जैसे तैसे चल रहा है। इस तरफ राजनेता इच्छा शक्ति नहीं है, शायद इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं या वो इन बातों को सरकार के ऊपर छोड़कर काम करना चाहते हैं। हमारा शुद्ध मैनिफेस्टो, हमारा काम करने का मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे हम वारासिवनी खैरलांजी की अपनी पहचान बना पाएँ। हम सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं, हम नागपुर से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। हम वारासिवनी की जो हमारा चिन्नौर का बहुत अच्छा था, अभी जाके हमको जीआई टैग मिला। तो हमारे यहाँ मेहंदीवाड़ा का इतना बड़ा उद्योग था, साड़ियाँ बनती थी, बंद हो गया। इनकी इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? रोज़गार के प्रति लोगों को क्यों प्रोत्साहित नहीं करते, ये मैं नहीं समझ पाया। हमारा शुद्ध फोकस, सीधा फोकस हमारा सिर्फ इसी बात पर रहेगा कि वारासिवनी की अपनी एक अलग पहचान बने, वारासिवनी में बनने वाली चीज़ों को उचित स्थान मिले, व्यापार के लिए लोग इंटरेक्ट हों, वारासिवनी आए, चलकर वारासिवनी में जुड़े। हमारा सिर्फ यही राजनीति करने में, कैसे हम राजनीतिक अपने धरातल पर
अपने क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाएं, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। जी, आप पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं सुनील जी, और पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो किस तरह का आपका पारिवारिक परिवेश रहा? क्या पहले भी कोई राजनीति में है, और आप अपने राजनीतिक जीवन के लिए कितने आशान्वित हैं आगे? राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो मेरे घर से कोई नहीं रहा, पर देश की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे। सन 1932 में उन्होंने जबलपुर में रह के फ्रीडम मूवमेंट्स में काम किया था और वहाँ वे जेल में रहे, 21 माह वे जेल में रहे थे। तो राजनीति, चूँकि अभी ये राजनीति हो गई है, पर पहले तो ये देशभक्ति थी, तो हमारे ब्लड में तो देशभक्तों का खून है। हमारे पास तो कुछ नया करने का जोश है। हमने प्रेरणा अपने परिवार से ली है। मेरे पिता अधिवक्ता थे और कानून के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया था। तो जब उन चीज़ों को देखता हूँ तो नई चीज़ के लिए कैसे इंसान अपने आप को स्थापित करता है, ये मैंने अपने पिता से सीखा है। तो राजनीति में यदि मैंने अपना भविष्य चुना है तो निश्चित मैं उनके संस्कारों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। राजनीति की आपने बात कही, तो राजनीति करने का आपका किस तरह का तरीका है? और सबके कुछ न कुछ एक एजेंडे होते हैं, एक अपने गाइडलाइन पे वो चलते हैं। आप किस तरह की, चूंकि आप युवा भी हैं, तो क्या कुछ खास सोच रखते हैं आप इस दिशा में? हमारा बिल्कुल हटकर राजनीति करने का एक सोच है। हम एक पैटर्न जो चल रहा है, जैसे एक व्यक्ति आता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव में वोट मांगता है, वोट मांगने के बाद जीत जाता है या हार जाता है, पर जीतने के बाद क्या हम जनता के लिए उन चीज़ों पर खरे उतर पा रहे हैं जो जनता हमसे अपेक्षा करती है? जनता ठीक है, एक बार आपको वोट देती है, फिर अगले बार वोट नहीं दे पाती, वो तो 5 साल इंतज़ार कर लेती है, पर वो बार बार हमको वोट दे, ऐसा जनता के मन में जो चल रहा उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। क्षेत्र के लिए जो आवश्यक है उस पर हम प्रथम दृष्टया काम करेंगे। युवाओं के लिए आज पलायन, व्यवसाय, नई सोच ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करें, ये हमारी सोच रहेगी। सिर्फ बन जाना, सड़क, बिजली, पानी तक अपने आप को सीमित रखना, ये हमारा राजनीति का एजेंडा नहीं है। ये तो सरकारें काम कर रही हैं, निरंतर काम कर रही हैं, पर एक युवा अगर पढ़ना चाहता है, एक युवा अगर आगे आना चाहता है, हमारा क्षेत्र विकास करना चाहता है, तो ऐसा कुछ एक मैनिफेस्टो लेकर, एक ऐसा हमको प्रोग्राम बनाकर काम करना है, और उसी आधार पे हमारे क्षेत्र का नाम कैसे हो, ये मेरा मुख्य राजनीति करने का आधार है। सिर्फ एक पद प्राप्त करके अपने गाड़ी के आगे उस पद को लिखा लेके घूमना अकेला मेरा उद्देश्य नहीं है। इसके लिए तो हमें पर्याप्त है, हम कहीं भी कोई भी पद ले सकते हैं, पर अगर इस पद को हमें मिला है तो इस दायित्व का बोध के साथ कैसे हम काम करें, ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। जी, जो बालाघाट ज़िले की राजनीति रही है, यहाँ पर एक जातिगत समीकरण भी हम देखें तो बहुत मायने रखता है, और जितने तमाम विधायक या सांसद चुनकर आए हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं एक जातिगत समीकरण रहा है। ऐसे में एक अल्पसंख्यक वर्ग से आकर इस मिथक को तोड़ पाना कितना मुश्किल भरा रहेगा आपके लिए? यहाँ से कचरूलाल जैन जी सांसद रहे हैं। जातिगत समीकरण आधार हो सकता है, पर जब जनता वोट देती है ना, तो वो किसी जाति को देख के वोट नहीं देती, वो व्यक्ति में अपना विश्वास देखती है, वो उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं भविष्य की आस देखती है, तब जाके। अब तो हम एडवांस युग में जी रहे हैं, ये 21वीं सदी का भारत है, जहाँ पर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी मालूम है कि विदेशों में क्या चल रहा है। तो अब आप उन्हें किसी पैरामीटर में नहीं बांध सकते। पहले होता था कि ये मेरा रिश्तेदार है, पहले होता था ये मेरा परिचित है, पर अब हम देख रहे हैं एक ही घर से 2-2 विचारधारा के लोग निकल जाते हैं, एक ही परिवार से 2-2 विचारधारा के लोग निकल जाते हैं। तो अब मैं ऐसा मानता हूँ, जाति राजनीति परिवेश में अब बहुत ज़्यादा कारण बनेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने जाति के मिथक को तोड़कर अपने आप को स्थापित किया और लंबे समय तक क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया। तो उन्हीं लोगों को मैं अपना आदर्श मान रहा हूँ, और उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों को जैसे उन्होंने अच्छा किया ऐसा मानकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो यही मेरा शुद्ध एजेंडा है कि ऐसा व्यक्ति जो जाति के दायरे में ना बंधे, जिस पे किसी जाति का सिंबल ना लगे। ठीक है, मैं आज अल्पसंख्यक मोर्चे से और अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, यदि मैं किसी समाज बाहुल्य से आता तो अन्य लोगों में मेरे बारे में ये आता, अरे ये तो उस समाज का है, सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा क्या? तो मेरे लिए ये एडवांटेज है कि एक एक समाज का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, वो मुझ पे अपना अधिकार रखेगा कि शायद ये हमारे जैसे रहता है, ये हमारे परिवेश में आ जाता है,
हमारे साथ काम कर लेता है, इसलिए हमारा है, तो वो उनको छोड़कर मुझ पे ज़्यादा विश्वास देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। वारासिवनी अगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें सुनील जी, तो यहाँ से प्रदीप जायसवाल जी का भी नाम सामने आ रहा है, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल का भी नाम सामने आ रहा है, आपका नाम भी सामने आ रहा है। तो यदि ये मान लिया जाए कि प्रदीप जायसवाल जी को भाजपा नहीं चुनती है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की और जीतने की क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? हमारा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पे कार्य करता है, हमारे पास कार्यकर्ताओं का जोश है, भारतीय जनता पार्टी हमारे पास कार्यकर्ताओं के आधार पे कार्य करती है। उनके खिलाफ बोलना ही हमारा आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमने इतना किया है, जब हम वही गिनाएंगे तो शायद उनके खिलाफ बोलने के लिए हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो कुछ इस क्षेत्र में आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज जी की सरकार का दिया हुआ है। जो कुछ आपको विकास दिख रहे हैं वो शिवराज जी के दिए हुए हैं। शिवराज जी हमारे नेता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनका योगदान पे तो मैं चर्चा ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तिगत योगदान तो यहाँ कुछ है नहीं। यदि वे दल में हैं, यदि वे सरकार में हैं, तो सरकार तो हमारी दे रही है, शिवराज जी तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो जो कुछ है वो हमारा है। हम इतनी अच्छाइयाँ गिनाएंगे कि हमारे पास बुराई बताने के लिए समय भी नहीं रहेगा। जन चर्चा का विषय ये भी है कि बस चुनाव से 2-4 महीने पहले शिवराज जी ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी, लाडली बहना योजना आ गई, गैस सिलेंडर में उज्ज्वला योजना में दाम कम हो गए और तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, जिसे चुनावी लॉलीपॉप भी कह रही है जनता। तो आपको नहीं लगता कि वाकई ये चुनाव जीतने का एक एजेंडा हो सकता है, शॉर्ट टर्म एक कार्ड खेल लिया शिवराज जी ने, और हो सकता है कि शिवराज सरकार डरी हुई हो? मैं शिवराज जी को सबसे परिपक्व नेता की श्रेणी में लेता हूँ। वे क्षणिक निर्णय नहीं लेते, उनके कोई भी निर्णय क्षणभंगुर नहीं है। आप देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक है। लाडली बहना योजना एक वही व्यक्ति दे सकता है जो बहनों में अपना परिवार का एक सदस्य के रूप में, वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं तो मामा हूँ, मैं भांजे भांजियों का मामा हूँ, मैं बहनों का भाई हूँ। जब किसी व्यक्ति में परिवार की भावना आती है ना, तभी वो व्यक्ति निर्णय ले पाता है। और शिवराज जी का कोई भी आप निर्णय देख लीजिए, लाडली लक्ष्मी आज इंडिया का आइकॉन बना, आप देख लीजिएगा ये लाडली बहना भी इंडिया का आइकॉन बनेगा। शिवराज जी कोई चुनावी स्टैंड पे काम नहीं करते। शिवराज जी का मैं पिछले 18 वर्षों का पूरा मैंने जब स्टडी किया तो उनकी कोई भी घोषणा ऐसी नहीं है जहां वो फेल हुए हों। उन्होंने निश्चित परिवार को जैसे एक मुखिया चलाता है वैसा चलाया है। लाडली बहना योजना में 1000 रुपये देके बहनों को जो आर्थिक स्वतंत्रता उन्होंने दी है, ये उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश की 1.5 करोड़ बहनें सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव में अपने भाई को चुनेंगी और उन्हीं के समर्थन में वोट करेंगी। ठीक है, इसे मान सकते हैं कि शायद आपका कहा हुआ आगे फलीभूत हो। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव सामने हैं, आप कितने आश्वस्त हैं भाजपा से अपनी उम्मीदवारी को लेकर? नहीं, मैं आश्वस्त तो नहीं हूँ, पर मैं संगठन के निर्देश का इंतज़ार भी करूँगा। आश्वस्त हम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम में संगठन क्या देखता है वो संगठन का नज़रिया है। ठीक है, मैं अपने आप को किसी लायक मान रहा हूँ, पर क्या संगठन भी मुझे उस लायक मान रहा है? ये एक बड़ा हमारे यहाँ अंतर है। चूँकि हमारे यहाँ निर्णय संगठन लेता है, हम अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, पर उस पर सहमति और उसको संभव बनाने का कारगर करता है तो वो संगठन करता है। इसलिए मैं कितने प्रतिशत आश्वस्त रहूं या ना रहूं, इससे कुछ नहीं होता। संगठन को यदि मेरे पे भरोसा होगा तो मुझे आशीर्वाद देगा, नहीं होगा तो जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी उसके लिए मुझे काम करने के लिए निर्देशित करेगा और मैं अपने पूर्ण मनोयोग से, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उस व्यक्ति के लिए कार्य करूँगा। जी, हमारे तमाम दर्शकों से आखिर में क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा तो इस बार यही कहना है कि जैसा 2018 में आपने निर्णय लिया था वैसा कोई भी निर्णय ना ले। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की अगर योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं तो 5 साल में एक बार आपके पास उस लाभ का अपना प्रतिफल देने का जो समय आता है तो आप उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और वारासिवनी, खैरलांजी, कटंगी, लांजी, बालाघाट, परसवाड़ा, यहाँ की 6 सीट और संसदीय क्षेत्र की 2, ऐसी 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं और पुनः
मध्य प्रदेश में 5वीं बार भाजपा की सरकार बनाएं। जी, आपको बहुत शुभकामनाएं सुनील जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज इस लायक समझा और मुझे अपने चैनल पर स्थान दिया। हमारे साथ थे सुनील कुमार जैन, जो वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के झंडे तले प्रत्याशी हो सकते हैं। फैसला क्या होगा पार्टी का, ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भी राजनीतिक हलचलों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट के साथ। अब आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।